बेटा देखो अब आते हैं 5वें चैप्टर पे, ठीक है। अब 5वां और 6वां चैप्टर कनेक्टेड है, तो उसी तरीके से समझाऊंगा मैं। अब हुआ क्या भाई कि 1964 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1962 में कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, 361 सीट्स और 67 तक सरकार रहनी थी। लेकिन इसी बीच होती है जवाहरलाल नेहरू की मौत, ठीक है। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है मई 1964 में। अब इंडिया के सामने दो चैलेंजेस होते हैं, क्या इंडिया डेमोक्रेटिक रह पाएगी और जवाहरलाल नेहरू के बाद अगला पीएम कौन बनेगा। ये सोचने का फैसला दिया जाता है के कामराज को, जो उस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, ठीक है। अब वो एक एक्टिंग पीएम बनाता है पहले, जब तक वो सोच रहा होता है। उस एक्टिंग पीएम का नाम होता है गुलजारी लाल नंदा। मई में मौत होती है जवाहरलाल नेहरू, और जून में हमारे देश को नए प्रधानमंत्री मिलते हैं जो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री 1964 में पीएम बनते हैं, लेकिन 1965 में उनके सामने दो चुनौतियां होती है। एक कि पाकिस्तान हम पे हमला कर चुकी होती है, और दूसरा कि कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो रही होती है। तो इंडिया एक फूड क्राइसिस वाले सिचुएशन में होती है। इसी वक्त जब लाल बहादुर शास्त्री अपना एक फेमस नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। 1966 में वॉर खत्म होती है। जनवरी में एक ताशकंद एग्रीमेंट किया जाता है जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच। बस दिक्कत यह है, उसी एग्रीमेंट के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में मृत पाए जाते हैं, और ये होता है 11 जनवरी 1966 में। और एक बार फिर से कांग्रेस के सामने सिचुएशन होती है कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। इस बार के कामराज दो नाम पेश करते हैं। एक होते हैं मोरारजी देसाई, जो काफी वरिष्ठ नेता होते हैं, और दूसरी होती है इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस इसके पास भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मोरारजी देसाई की टक्कर पे नहीं। हालांकि के कामराज इस बार मौका देता है सिंडिकेट को चूज करने का, दैट हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस के अंदर एक इंटरनल वोटिंग होनी थी, लेकिन होना वही था जो सिंडिकेट कहे। सिंडिकेट वाज अ ग्रुप ऑफ ओल्ड एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम, ठीक है। सिंडिकेट अपना सपोर्ट देती है इंदिरा गांधी को, और कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग में 2/3 मेजोरिटी से इंदिरा गांधी नेक्स्ट पीएम के लिए इलेक्ट हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिंडिकेट इंदिरा गांधी को क्यों चुनती है। इसका रीजन ये दिया गया है कि पहला तो उन्हें ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी एक बहुत इनएक्सपीरियंस लेडी है। दूसरा, उन्हें लग रहा था कि क्योंकि वो लेडी है, वो एडवाइजेस के लिए हमेशा उनके पास आएगी एंड दे कैन यूज इट एज अ पपेट। तीसरा, उन्हें लग रहा था कि मान लो इंदिरा गांधी पॉलिटिकल फॉल आउट कर देती है तो भी उनका फायदा है, क्योंकि एक गांधी नेहरू लेगेसी जो है वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, और शायद नए चेहरों को मौका मिलेगा, विच इज पॉलिटिकली गुड, ठीक है। अब होता यह है कि 1967 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, और इस बार कांग्रेस 283 सीट्स लाती है। इंदिरा गांधी की रीजन कह लो, जवाहरलाल नेहरू का ना होना कह लो, कांग्रेस पार्टी की सीटों में काफी गिरावट देखी गई। इवन जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए तो 9 ऐसे स्टेट्स थे जहां कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ऐसा क्या लगता है, व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से स्टेट असेंबली इलेक्शंस में मेजोरिटी नहीं आ पाई। 2 रीजन है। पहला रीजन तो कोलिजन पार्टीज है, कि बहुत सारी पार्टीज उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी, जिसकी वजह से वो जीत पा रही थी। और एक रीजन है डिफेक्शन, कि बहुत सारे नेता लोग अपनी एग्जिस्टिंग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो वो अपनी विनिंग सीट लेकर जा रहे थे, विच इज नॉट एथिकली ट्रू, दैट एथिकली गुड, जिसकी वजह से एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी पास हुआ था, लेकिन वो लॉ 1985 में आया था। तब तक अगर आप पार्टी छोड़ते हो तो आप अपनी सीट भी लेकर जाओगे। खैर, 1967 में कुछ बहुत उल्टा हुआ। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी एक 10 पॉइंट प्रोग्राम में काम करने लगी, जिसमें वो बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहती थी, बिलो पॉवर्टी लाइन की तरह एक APL कार्ड बनाना चाहती थी, लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराना चाहती थी, और धीरे धीरे अपना नाम बढ़ा रही थी। अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स भी करना चाह रही थी। ये देखकर सिंडिकेट को लगा कि जिसको हम गूंगी गुड़िया समझ रहे थे, वो तो एक्चुअली काफी पॉलिटिकल माइंड वाली थी। इंदिरा गांधी एक भी बार उनके पास नहीं जा रही थी सपोर्ट के लिए,
और उसने अपना ही एक ग्रुप बना लिया था जिसे बाद में जाकर इंडिया आर यानी रिग्रेशन का नाम दिया गया। इन सबके बीच 1969 में ये हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। जब हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं 1969 में। मजे की बात यह है कि 1969 वो टाइम था जब कांग्रेस में एक नया प्रेसिडेंट आता है जिसका नाम होता है निजलिंगा अप्पा। अब निजलिंगा अप्पा कांग्रेस की सिंडिकेट लोगों से बात कर जो नाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए रिकमेंड करता है वो नाम होता है वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, ठीक है। बट उसी वक्त इंदिरा गांधी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने का फैसला करती है जो होता है वीवी गिरी। मजे की बात तब होती है जब इंदिरा गांधी पूरी कांग्रेस को फोर्स कर उनके इलेक्टेड कैंडिडेट का नाम बदलवा देती है। इस इलेक्शंस में एन संजीवा रेड्डी नहीं जीतता और वीवी गिरी जीत जाता है। इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि कोई लीडर अपनी ही पार्टी के खिलाफ चली जाती है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो कैंडिडेट जो उसकी पार्टी द्वारा चुना भी नहीं गया। कांग्रेस के इतिहास में और इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इसी वक्त कांग्रेस की स्प्लिट की एक खबर आती है जिसमें कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर नाम के दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाली और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाली। 1971 में इलेक्शन होने वाले होते हैं। मजे की बात यह है कि 1971 में इलेक्शन से पहले ईस्ट पाकिस्तान के लोग भागकर इंडिया आ जाते हैं और इंदिरा गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है, जिसका फायदा ये मिलता है उसे कि वो 1971 का इलेक्शन जीत जाती है और कांग्रेस लाती है 352 नंबर ऑफ सीट्स विच वाज इम्पैकेबल एट दैट टाइम। अब सिंडिकेट अलग हो गया और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया।